पाकिस्तान पर भारत की विराट जीत पर पूरा देश जश्न में डूब गया। जैसे ही पाकिस्तान आखिरी विकेट उसका गिरता है, देश भर में आधी रात को जश्न की तस्वीरें नजर आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत के बाद लोग जश्न में डूब गए। सूरत में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और आतिशबाजी करने लगे। ऐसा ही नजारा नागपुर में भी दिखाई दिया। यहाँ पर भी क्रिकेट फैंस भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए घरों के बाहर निकल आए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी हजारों लोगों ने आधी रात को जीत का जश्न मनाया। जीत का जश्न कोलंबो में भी दिखा। मैच के बाद स्टेडियम के बाहर भारतीय फैंस बेहद जोश में दिखे। भारतीय फैंस टीम इंडिया के खेल के मुरीद हो गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान, कप तो हमारा ही है। और विराट कोहली जिस तरीके से खेले, क्या कहेंगे? विराट कोहली तो गॉड है। इंडिया तो हमें लगा नहीं था कि हम इतने रन से जीतेंगे, बट वी आर ग्लैड कि इंडिया इतने रन से जीता है। भारत की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत का 3 दिन का दौरा खत्म हो चुका है और इस दौरे में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को एक नया मोड़ मिला है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ाई लड़ेंगे। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत और सऊदी ने साझा बयान जारी करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। साझा बयान में कहा गया कि किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोनों देशों ने आतंकवादी घटनाओं के लिए हथियार मुहैया कराने वालों पर लगाम लगाने पर बल दिया। इससे पहले दोनों देशों के बीच औपचारिक बैठक हुई, जिसमें व्यापार और रक्षा संबंधों पर जोर दिया गया। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। भारत और सऊदी अरब में रेल बंदरगाह के विकास, डिजिटल साझेदारी सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। क्राउन प्रिंस के दौरे के आखिरी दिन उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। साथ ही उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम हस्तियां भी शामिल हुए। तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट की सफलता की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और इस सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन में भारत ने चीन को अगर कोई सबसे करारा जवाब दिया तो वो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इस ऐलान को चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस आर्थिक गलियारे से भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के बीच कारोबार की संभावना के नए अवसर खुलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गलियारा एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाने के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। देखिए, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का जो प्लान है, जो विजन है, ये बहुत ही बड़ी विजन है। ये प्रोजेक्ट चाइना के अफ्रीका में जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक डेफिनेटली काउंटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आर्थिक गलियारा साझा सहयोग, आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा को विस्तार प्रदान करते हुए मानवीय प्रयास तथा महाद्वीपों में एकता का प्रमाण बन सकता है। तो वहीं मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर समिति में जो है सहमति बनी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अन्य समाज के आरक्षण में बिना छेड़खानी किए इसको लागू किया जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश में चल रही गहमागहमी के बीच सोमवार को शिंदे सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने बताया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सर्वदलीय सहमति बन गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अन्य किसी भी समाज के आरक्षण के छेड़छाड़ किए बिना इसे लागू किया जाना चाहिए। पूरे सभी विपक्ष के पार्टी के सभी नेताओं ने एक ठराव पारित किया कि सरकार तो सकारात्मक है और सरकार उनके मांग पर काम कर रहा है, तो सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और अनशन को स्थगित करना चाहिए। ऐसा एक ठराव पारित सभी लोगों ने मिलकर किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मनोज पाटिल के अनशन को ध्यान में रखते हुए
हम उनसे विनती करते हैं कि वे अपना अनशन वापस लें। मनोज जरंगे पाटिल इनका अनशन जो है वो स्थगित होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके जान की चिंता सभी को है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सरगर्मियां बहुत तेज हुई हैं और एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री शाह और सीनियर नेताओं के साथ बैठकें हुई, तो वहीं कांग्रेस इन चुनावों को देखते हुए आज पर्यवेक्षकों की एक मीटिंग को बुलवा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का ऐलान अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बैठकों के जरिए लगातार मंथन किए जा रहे हैं। आज गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वो एक सार्वजनिक रैली भी करेंगे। चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में बैठक करने वाले हैं। बैठक छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर होगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। पीएम 14 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेंगे। पीएम बीना पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट लेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर एक दिन की बरसात काफी भारी पड़ी है। लखनऊ की जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां आज नाव चल रही है। पानी से लबालब सड़कें सरकार स्थानीय प्रशासन के इंतजामों के सच को बयां करती हैं। लखनऊ के आसपास के जिलों का भी हाल बहुत ही खराब रहा। आज भी बरसात का अनुमान। यूपी में सिर्फ एक दिन बादलों ने अपनी कृपा बरसाई और राजधानी लखनऊ में प्रशासन पानी पानी हो गया। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि उससे सटे जिलों में भी बारिश के सितम ने गलियों को नदी बना दिया। राजधानी लखनऊ में तो लोगों को समझते देर नहीं लगी कि इस बारिश में गाड़ियां किसी काम नहीं आने वाली और उन्होंने तुरंत ही अस्थायी नाव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों ने दोपहिया वाहन चलाने के बजाय धकेलना शुरू कर दिया। मायावती के कार्यकाल में बने अंबेडकर पार्क में तो बिजली भी गिर गई, जिससे 1-2 नहीं बल्कि 60 लाख रुपए के हाथी की मूर्ति को नुकसान पहुंचा। लखनऊ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी जिले में तो इतनी बारिश हुई कि सब कुछ डूबा डूबा ही नजर आया। रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी भर गया। दूर खड़ी रेलगाड़ियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़ें भी तो कैसे। हालात इतने खराब थे कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर, कस्बा, गांव सभी जगह जल जमाव हो गया। लोगों के मोहल्लों और घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया। अस्पताल में मरीजों के वार्ड तक पानी में डूबे नजर आए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के जिलों की बात करें, यहां पर मुसीबत के काले बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि भारी बरसात की हम चेतावनी जारी करते हैं इन सभी राज्यों पर आने वाले कुछ समय में। मॉनसून का दौर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बारिश का दौर अभी भी देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को यूपी में बारिश ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों का जो हाल किया, उसकी एक एक तस्वीर आप जी न्यूज पर देख चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से जैसे कि दतिया, मुरैना, भिंड, डिंडौरी, अनूपपुर, टीकमगढ़, सतना और रीवा जिले में भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने असम और पूर्वोत्तर के हिस्से के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 2 दिनों से उज्जैन, इंदौर और देवास में हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण अब शिप्रा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क पार करने के लिए बनाया गया छोटा सा पुल भी पानी के सैलाब को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। जी न्यूज़।